नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 21 फरवरी को एग्जाम होने वाला उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। यदि इससे पहले नहीं देखें तो ज्योग्राफी का 3 सेट और हिस्ट्री का 4 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर देख लीजिए जिनका भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। ये हमारा सेट 1 है, हिंदी इलेक्टिव का है। सेट 1 पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन ये अलग सेट है हमारा, ठीक ना? जग बोर्ड एग्जाम स्पेशल है, ठीक। तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान भाषा में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वसंत की आगमन की सूचना जो है कवि को कैसे मिली? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना? कैसे मिली? तो चलिए इसका उत्तर जो है हम आसान और सरल शब्दों में आपको बताते हैं। तो वसंत की आगमन की सूचना कवि को फुटपाथ पर चलते हुए प्राकृतिक में आए बदलावों को देखता है, तब उसे पता चलता है कि वसंत क्या हो गया? आ गया, आगमन हो गया। उसे चिड़िया की आवाज, पेड़ों से गिरे पीले पत्ते और हल्की गर्म ताजा हवा बसंत के आने की खबर देती है। प्राकृतिक में हुआ यह बदलाव उसे वसंत के आने का एहसास कराते हैं और घर पर जाकर कैलेंडर कैलेंडर इस बात को पूरी तरह क्या करता है? पक्का कर देता है। देखिए, कवि को जो है बसंत का आगमन का सूचना जो है वो फुटपाथ पर चलते हुए सुबह 6:30 बजे फुटपाथ पर चलते हुए प्राकृतिक में आए बदलाव से चला। तब उसे पता चला क्या कि वसंत आ गया, और चिड़िया का जो आवाज है और पेड़ों से जो पीले पत्ते गिरने लगे, हल्की गर्म हवा वसंत के आने का क्या है? खबर देती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि कवि मोहम्मद जायसी ने बारहमासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, मोहम्मद जायसी से। तो चलिए इसका आंसर भी आसान और सरल शब्दों में आपको बताते हैं कि कवि जायसी ने पद्मावत के बारहमासा खंड में नायका जो नागमती के विरह वर्णन की मायमिक व्यक्ति अभिव्यक्त है। देखिए, कवि जो है मोहम्मद जैसी ने पद्मावत के 12 मासा खंड में नायिका नागमती के विरह विरह जीवन का जो वर्णन मायमक अभिव्यक्त की है, ठीक ना? इसमें दिखाया गया है कि राजा रत्नेश के वियोग में नागमती के लिए साल के विभिन्न महीने अगहन पूष माघ फागुन और बदलती ऋतु कितनी कष्टदायी होती है और कैसे उसका जो है शरीर विरह की आग में जलकर राख हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, रामचंद्र शुक्ल अथवा तुलसीदास के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखें। रामचंद्र शुक्ल या तुलसीदास, किन्हीं एक का बोला है, तो हम दोनों का ही लेके आए, ठीक ना? तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरा है सीतामणि। दूसरा है तुलसीदास का रामचरितमानस और विनय पत्रिका। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों किया? चलिए इसका आंसर देखते हैं क्यों किया। लेखक का मानना है कि जैसे घड़ी के पुर्जे को खोलकर उसकी बनावट समझ कर हर किसी का अधिकार है, वैसे ही धर्म का रहस्य जानने का भी सबका हक है। धर्म केवल पंडितों या विशेषज्ञों की जागीर नहीं होना चाहिए। यदि हम धर्म को आंख मूंद कर मानेंगे तो हम कभी उसके वास्तविक सत्य को नहीं पहुंच पाएंगे, वास्तविक सत्य तक क्या नहीं पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक के अनुसार कुटच के जीवन में हमें क्या सीख मिलता है? लेखक के अनुसार जो है कुटच के जीवन से क्या हमें क्या सीख मिलता है? तो जो इसका भी आंसर जो है हम सरल और इम्पोर्टेंट देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुटच चैप्टर, ठीक ना? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो लेखक के अनुसार कुटच के जीवन में हमें यह सीख मिलता है कि कठिन परिस्थितियों से भी हमें धैर्य और साहस से जीना चाहिए। कुटच पहाड़ियों की सूखी चट्टानों के बीच भी जीवित रहता है। इससे हम यह सीख मिलता है कि जीवन में हालात चाहे जैसे भी हो, मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका भी स्पष्ट करते हैं सार्थकता। उत्तर,
इस कहानी का नायक संभव हरिद्वार में पारो को देखकर उसके प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है। देखिए, इस कहानी का जो नायक था वह हरिद्वार गए थे, जिसमें कि पारो को देखकर क्या हो, उसके प्रेम में वो क्या पूरी तरह डूब गया था। इसकी प्रेम व्याकुलता और सच्ची प्रेम जो प्रसिद्धि उपन्यास देवदास के नायक की याद दिलाती है। और इसकी जो प्रेम व्याकुलता और सच्ची प्रेम प्रसिद्धि जो है उपन्यास वो देवदास के नायक की याद दिलाती है। यह प्रेम आधुनिक समय और हरिद्वार के घाटों को पृष्ठभूमि पर घटित होता है। और यह प्रेम कहाँ घटित होता है? आधुनिक समय में हरिद्वार के घाटों की पृष्ठभूमि पर। इसकी इसीलिए कहा इसका जो इसीलिए है जो कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास पूरी तरह क्या सार्थक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, प्रभाष जोशी ने लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया, कैसे किया? चलिए इसका भी उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है BBI, ठीक ना। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू से, ठीक। प्रभाष जोशी ने आधुनिक विकास को खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है। क्या कहा है? खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है। उन्होंने बताया कि मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की और नदियों को प्रदूषित किया। और प्रभाष जोशी ने बताया, लेखक ने बताया कि जो है मानव ने अपने सुख सुविधा के लिए क्या किया, पूरे जंगलों को अंधाधुंध कटाई की और नदियों को पूरा तरह क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मनुष्य अपनी लालची जीवन शैली और उपभोक्तावादी सोच नहीं बदलेगा तो मालवा जैसी हरी भरी भूमि भी एक दिन मरुस्थल बन जाएगी। और उन्होंने बताया क्या कि उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि मनुष्य अपनी लालची जीवन शैली और उपभोक्ता सोच को नहीं बदला तो मालवा जैसी हरी भरी जो भूमि थी वो भी क्या होगी, एक दिन मरुस्थल बन जाएगी। इस प्रकार लेखक ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या किया, सचेत किया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि मालवा में अब पहले जैसा बरसात नहीं होती, क्या कारण है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। अपना मालवा खाऊ झाड़ू से, ठीक। इसका भी उत्तर आसान और सरल शब्दों में आपको बताते हैं। तो मुख्य कारण ये औद्योगिक और वन की कटाई से है। पेड़ों के काटने से मानसून का चक्र क्या बिगड़ गया और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग भी। इसी कारण अब मालवा की धरती प्यासी रह जाती है और वहां पहले जैसा झिमझिम बारिश नहीं होता। आई होप आप समझ गए होंगे। कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।